शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। बुंदेलखंड के सागर में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर मीट की थी और इस मीट में लगभग 22 कंपनियां देश भर से पहुंची हैं। इन कंपनियों ने 23,181 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं की हैं, एमओयू किए हैं, अपने प्रस्ताव दिए हैं और सरकार ने दावा किया है कि 27,375 लोगों को रोजगार मिलेगा। यद्यपि ये बात बुंदेलखंड की जा रही है, लेकिन इसमें नर्मदापुरम के कुछ इलाके भी शामिल हैं। झांसी के आसपास जो पूरे बुंदेलखंड का इलाका है, ये पूरे को शामिल किया गया है। एक बड़ी बात कही गई है कि डाना में नया एयरपोर्ट बनेगा। क्या डाना में नया एयरपोर्ट बनने की गुंजाइश है या कोई नया स्थान होगा, वो अलग बात है। लेकिन क्या वास्तव में जो बुंदेलखंड है उसकी तस्वीर बदल सकती है? डॉक्टर मोहन यादव प्रयास पूरे कर रहे हैं। उन्होंने ये चौथी इन्वेस्टर मीट की है। सबसे पहले उज्जैन में की, जबलपुर में की, ग्वालियर में की और ये अब चौथी सागर में की है। सागर के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने पूरे देश भर में अपना नाम बनाया है, वो पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं, दीपक तिवारी जी। क्योंकि वो पूरे बुंदेलखंड को जीते हैं, बुंदेलखंड की एक एक जानकारी उनके पास है। मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप इस पूरी इन्वेस्टर मीट की समीक्षा करें और उसके बाद में मैं आपके पास आऊंगा और समझूंगा कि इस पे कितना ये जो अधिकारी लोग जो बड़ा चढ़ा के बताते हैं हमेशा, क्योंकि हमने देखा शिवराज सिंह के समय तो लाखों करोड़ रुपए के एमओयू होते थे और वो निकलता कुछ भी नहीं था, उसमें से खोदो पहाड़ निकली चुईया वाली बात होती थी। लेकिन क्या मोहन यादव की सरकार शिवराज सिंह की सरकार में क्या अंतर है, खासकर इन्वेस्टमेंट को लेकर? क्या वास्तव में मोहन यादव बुंदेलखंड को लेके इतने गंभीर हैं जिस तरह का उन्होंने कल सागर में लगातार 6 घंटे दिए हैं? और बुंदेलखंड में केवल 22 कंपनियां आई हैं, इसको कोई मतलब नहीं है कितनी कंपनियां आई, लेकिन ये कंपनियां कितनी गंभीर हैं और इन कंपनियों के जो प्रस्ताव हैं वो कितने जमीन पे उतरेंगे, ये हम समझते हैं पूर्व कुलपति वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी साहब से। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस पूरी चीजों को बड़ा गंभीरता से पढ़ा है और आप सागर के उसी ढाना ग्राम के रहने वाले हैं जहां एक नया एयरपोर्ट बनने वाला है। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके तो गांव में बहुत बड़ा एयरपोर्ट आने वाला है। वहीं से शुरुआत करता हूं। जी रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस परिचय के लिए। मैं ये मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग का प्रेस नोट देख रहा था, क्योंकि कुछ भी हम लोग बात करें तो प्रामाणिक होना चाहिए। उसकी शुरुआती हेडलाइन में ही शुरू में लिखा है, ढाना हवाई पट्टी को बनाएंगे एयरपोर्ट। ये हम लोग पिछले 40 साल से सुनते आ रहे हैं। जब भी सागर कोई नेता जाता है तो वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि साहब इसको एयरपोर्ट बना दीजिए, एयर स्ट्रिप है, ये एरोड्रोम है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हवाई पट्टी बनी थी अंग्रेजों के एक जनरल को आने जाने के लिए। वो बहुत ही विचित्र सी जगह है, टेबल टॉप टाइप की है, नदी किनारे है, जगह नहीं है, नॉर्थ साउथ उसका ओरिएंटेशन है, जबकि हवा वहां पे ईस्ट वेस्ट की होती है। तो हमेशा जो भी नेता होता था कहता बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे। फिर सागर के जो नेता होते थे, कांग्रेस बीजेपी के सभी के, जल्दी ही सागर के लिए मिलेगा एयरपोर्ट और अब यहां से चलेंगे हवाई जहाज। पिछले 40 सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता वो, क्योंकि वहां पर जगह नहीं है हवाई पट्टी बनाने के लिए। बगल में नदी है, पीछे तरफ बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं। जो भी एयरपोर्ट बनेगा, जितने में उसकी बिल्डिंग बनेगी, उससे ज्यादा तो उसकी मुरम भरने में वहां पे लग जाएगा। तो वो संभव नहीं है। कई बार इसको लेके कोशिशें होती नहीं, पर हम सुनते हैं कि ये हो रहा है। मुझे ये ध्यान पड़ता है कि रोम में जनता को व्यस्त रखने के लिए जो रोमन एम्पायर था, वहाँ के राजा थे, वो ग्लैडिएटर्स की लड़ाई करवाते थे। मैं बीच में अभी जब रोम में था तो वहां पर हमने देखा एक कोलेसियम है जो बहुत प्रसिद्ध है, आपके दर्शक सब जानते होंगे। तो जनता व्यस्त रहे कि कुछ, अरे कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मजे से आनंद। उसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश में ये इन्वेस्टर समिट्स की चीज हो गई है। शिवराज सिंह कहते थे मैं सपनों का सौदागर हूं। पहली बार उन्होंने 2007 में इन्वेस्टर समिट की थी और जब उन्होंने की थी तो यही बड़ी बड़ी चीज है। तो लोगों ने कहा कि ये होगा कैसे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सपनों का सौदागर हूं। पर वो सपनों के सौदागर बहुत होशियार थे। वो हमेशा सपने बेचते थे चुनाव के ठीक पहले। 2008 में चुनाव हुआ, 7 में उन्होंने इन्वेस्टर मीट करी। 13 में चुनाव था, उसके पहले 12 में इन्वेस्टर करी।
इधर जब हमारे 18 में चुनाव हुआ, उसके पहले हम देखते हैं कि 17 के समय 17-18 में कोई इन्वेस्टर मीट हुई। ऐसे ही अभी 23 के चुनाव के समय पर उन इन्वेस्टर मीट से आया क्या? आज मध्य प्रदेश की जीडीपी है कहाँ? मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, अगर इतना इन्वेस्टमेंट आया है, जो अगर सरकारी प्रेस नोट या जनसंपर्क के प्रेस नोट पुराने एक बार निकाल के उनकी अगर टोटलिंग करी जाए तो इतना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ जाना चाहिए था जितना पूरे देश में पिछले 10 सालों में ना आया हो, इतना इन्वेस्टमेंट। तो ये फिर से मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, क्योंकि नए मुख्यमंत्री से बहुत अपेक्षाएं हैं लोगों की कि ये भी वही शिवराज सिंह की एक कमजोर सी फोटोकॉपी बनने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। वही इन्वेस्टर मीट करके, इनकी आवश्यकता नहीं थी इन्वेस्टर मीट की, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट पहले से हो ही रहे हैं। बंसल वाले जो बंसल समूह के जो लोग हैं वो तो सागर में वैसे ही अस्पताल खोल रहे हैं, उनको तो और भी अस्पतालें खोलना है। जो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, जो पहला नंबर है इसमें, पैसिफिक मेटा स्टील, ये तो 2023 से इनकी प्रक्रिया चल रही है एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने के लिए, और वो प्रक्रिया अभी भी भारत सरकार के पास में अटकी हुई। उनको बुला के कहा कि वो 3200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसमें जो इन्होंने कहा, जनसंपर्क के प्रेस नोट में सरकार ने कहा, एक जो टेबल करी उसमें लिखा कि 1250 लोगों के लिए रोजगार देंगे, और अंदर जाके लिखते नहीं 10,000 लोगों के लिए रोजगार देंगे, और वो सब जोड़ के उन्होंने कह दिया 23,000 लोगों के लिए। एक 3200 करोड़ के प्लांट में कहां से मिल जाएगा? जिस तरह के इसमें जो आंकड़े हैं, अगर आपके दर्शक इसको देखेंगे, आप इसका अध्ययन करेंगे, तो मतलब छोटे छोटे उद्योग में हजार हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो केवल सपने दिखाने का काम है। कहा कि सागर में हम चांदी का क्लस्टर बनाएंगे। सागर में जो चांदी का जो काम होता है ये बड़ा ऐतिहासिक है। इसका जो इतिहास है लगभग 300 बरस पुराना है। जब छत्रसाल ने सागर का इलाका बाजीराव पेशवा को दिया, उस समय पेशवा ने अपनी जो टकसाल है वो सागर में बनाई सिक्के बनाने की। वहां से सागर में एक चांदी के काम की परंपरा आरंभ हुई। पर सागर के जो व्यापारी हैं, जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उनसे पूछिए कि कितनी मुश्किल होती है हर समय उनकी यहाँ छापे और इस तरह की चीजें पढ़ने का। तो अब ये क्लस्टर कह देने से कितनी सुविधाएं मिल जाएंगी, मुझे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। कुछ लोगों ने कल मेरी सागर में कुछ पत्रकार मित्रों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से लोहे की फैक्ट्री यहाँ पे लग रही है, जबकि हमारे यहाँ तो लोहा है नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सागर के आसपास तो नहीं, लेकिन जो आपका बबीना है, मऊरानीपुर है, इस तरफ कुछ लो ग्रेड आयरन ओर मिला है। तो उसके माध्यम से ये प्लांट, अब वो कितना वायबल होगा वो एक अलग चीज है, क्योंकि एक उदयपुर के एक व्यापारी हैं जो इसको लगा रहे हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि सपने दिखाने का खेल है। ऐसे ही सपने पहली बार दिखाने की जो शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, वो हुई थी दिग्विजय सिंह के समय। साल 2002 में उन्होंने 2003 के चुनाव के पहले खजुराहो में ही इन्वेस्टर मीट की थी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस समय सड़कें इतनी खराब होती थी, जितने भी उद्योगपति आए, सरकार का एक अलग प्रभाव होता है, आभा मंडल होता है। सब लोगों ने दस्तखत तो वही हजारों करोड़ों के किए, पर जब वहां से बाहर निकले और आके उन्होंने अखबार वालों को जो बयान दिए, उस समय तो उद्योगपति व्यापारी अखबार वालों से बात कर सकते थे, खुल के बोल सकते थे। वो कहते थे मध्य प्रदेश की ऐसी सड़कें नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। एमओयू करना एक अलग बात है। वैसे ही उसी क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कभी ग्वालियर में हो गया, हेडलाइन मैनेजमेंट से। दीपक जी, जो सागर की पहचान है, बुंदेलखंड की पहचान है, वो बीड़ी उद्योग से है। बड़े बड़े बीड़ी उद्योग वाले वहां से उठे और पूरे देश दुनिया में उन्होंने नाम बढ़ाया। पूरे इसमें बीड़ी उद्योग की कोई बात उभर के नहीं आई है, चर्चा हुई है, लेकिन बीड़ी उद्योग को क्या नहीं बढ़ावा दे सकते? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल रोजगार बीड़ी उद्योग से मिलता रहा है सागर को। घर घर बीड़ी बनती थी और उनके घर के चूल्हे जलते थे उस बीड़ी से। देखिए, मध्य प्रदेश में ही पूरी तरह से जो बीड़ी उद्योग है शनै शनै समाप्त हो गया। उसके पीछे कुछ सरकारी नीतिगत कारण थे। एक, जब तेंदुपत्ता की नीति अर्जुन सिंह के समय आई
तो तेंदुपत्ता का जो भाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ा। अब तेंदुपत्ता का भाव बढ़ा तो तेंदुपत्ता मजदूरों को पैसा मिलने लगे। अब उस चक्कर में ये हुआ कि तेंदुपत्ता खरीदी जो व्यापारी सस्ते में करते थे वो उनके लिए मुश्किल होने लगा। फिर उसके बाद में कालांतर में जिस तरह के श्रम कानून आए तो मध्य प्रदेश में वो श्रम कानून लागू की गए। वो श्रम कानूनों के कारण जो बीड़ी बनाना है और भी ज्यादा मुश्किल होता गया। बीड़ी बनती थी सट्टेदारों के माध्यम से, एक ब्रोकर होता था जिसके माध्यम से। वो लेबर लॉज में वो सब चीजें वो जो बीच की एक जो कड़ी थी वो खत्म हो गई। तो हुआ ये कि सागर के ही बीड़ी उद्योगपतियों को ये लगा कि यहाँ की इन झंझटों में फंसने से अच्छा ये है कि हम बीड़ी पश्चिम बंगाल में बनवाएं, जहां पर की लेबर यूनियंस बहुत स्ट्रांग है, उनके सरकारों पे दबाव है। उन्होंने उन्हीं लेबर यूनियंस को एंगेज करके उनसे बीड़ी बनवाना शुरू किया। और अगली बात ये हुई कि जिस तरह से धूम्रपान को लेके धीरे धीरे सरकारों के वो हुए, तो बीड़ी उद्योग को लेके मेरा मानना है कि उसमें रोजगार अवश्य मिले ज्यादा। अब उसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं देखना बहुत समझदारी की बात नहीं है। पर सागर में जिस तरह की भूमि है, सागर को सोलर के मामले में उपयोग किया जा सकता है। सागर में जिस तरह से शिक्षा का केंद्र हुआ करता था उसको आप बढ़ा सकते थे। पर ये सब चीजें तब हों सागर बुंदेलखंड में जब आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। आप यदि सागर गए हो, अभी हाल ही में आप गए थे किसी कार्यक्रम में, तो भोपाल सागर की सड़क जब हम नहीं बना पा रहे हैं 4 लेन, जबकि पूरा ईस्टर्न इंडिया है उस रास्ते से कनेक्ट होता है, पूरा कानपुर का रोड वहां से उत्तर प्रदेश कनेक्ट होता है, तो हम सड़क जब नहीं दे पा रहे हैं तो ये सपने दिखाने का खेल है। मुझे लगता है कि सपने दिखाने का खेल करे सरकार, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े आयोजनों में पैसा बहुत खर्च होता है और इन पैसा खर्च होने की एक अपनी एक अर्थव्यवस्था है। आप बेहतर समझते हैं वो अधिकारियों की अर्थव्यवस्था है, नेताओं की है। अब वो क्या है उस पे तो कभी अलग से ही कार्यक्रम किया जा सकता है कि किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होते हैं जनसंपर्क के माध्यम से। तो वो एक अलग चीज। तो कहीं एक कार्यक्रम कराने की तरफ तो वो नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करवाइए क्योंकि उनमें पैसा। इन तमाम सारी कमियों के बाद जितनी भी आपने बोली, कम से कम एक मुख्यमंत्री बुंदेलखंड के बारे में सोच रहे हैं, बुंदेलखंड जा रहे हैं। अभी तक तो ये स्थिति थी कि 20 साल सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री ने कभी सागर में कोशिश ही नहीं की कि बुंदेलखंड में आए। हम कम से कम इतना पॉजिटिव तो सोच सकते हैं कि मोहन यादव जी ने इतना तो सोचा कि मैं सागर में बैठ के सागर की बात करूं, बुंदेलखंड की बात करूं। अभी तक बुंदेलखंड की सारी बात भोपाल बैठ के होती थी। तो इसको तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि बेशक 23,000 की जगह 3,000 करोड़ आएंगे तब भला तो बुंदेलखंड का ही होगा। मध्य प्रदेश में हम लोग भूल जाते हैं कि बुंदेलखंड ने एक मुख्यमंत्री ही दी थी, उमा भारती के रूप में। उन दिनों मैं ही खुद सागर में गया था, तब उमा भारती ने कहा था कि सागर पूरे बुंदेलखंड में जो इंडस्ट्री डेवलप की जाए, सागर में उसको लेके एक बड़ा सेमिनार जैसा हुआ था कि पहले सब लोग डिस्कस करें। सागर में उस समय जो कमिश्नर थी स्नेहलता कुमार, उन्होंने बहुत कुछ पन्ना, और उस समय ये हुआ कि हम लोग पन्ना में एक अलग तरह का इंडस्ट्री डेवलप करें, क्लस्टर करें, छतरपुर में अलग तरह का करें, टीकमगढ़ में पीतल उद्योग है तो उसको करें, सागर में एजुकेशन हब बनाएं। तो ऐसा नहीं है, हुआ है। लेकिन सागर के मामले में जितना मोहन यादव ने जाके वहां कहा है उससे 50 गुना ज्यादा तो शिवराज सिंह ने वहां जाके कहा है, और उससे भी ज्यादा 100 गुना जाके वहां के नेताओं ने वहां पर हर दिन अपने भाषणों में कहा है। आप सागर शहर में चले जाइए, क्या स्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर कोई ट्रैफिक बहुत अच्छा है? क्या सागर की जो नगरीय व्यवस्थाएं हैं, सागर की जो प्लानिंग है, सागर आज भी मुझे बड़ा दुख लगता है कि जब कोई बाहर का आदमी जाता है तो कहता है ये तो कोई कस्बा नुमा शहर है। सागर में जो बड़े संभागीय मुख्यालय है, जबकि संभागीय मुख्यालय है। तो इन परिस्थितियों में जो अखबारों में छप रहा है, जो हेडलाइन मैनेजमेंट हो रही है, उनको लेके तो अब क्या कहा जाए। मुझे लगता है कि अगर जमीन में सचमुच में कुछ यदि सरकार करे तो उसके लिए सागर और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पे ये जो इसकी जो ताकत होती है, इससे सब कुछ सरकार कर सकती है। पर अगर हमें शिवराज जैसा ही करना है, शिवराज सिंह की नकल करके उनसे बड़े होने की कोशिश में अगर उनके अधिकारियों को लगता है, तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत नासमझी जैसा है। क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश का इतिहास लिखा है, राजनीतिक इतिहास लिखा है 2 खंडों में, तो मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री रहे, वो जो विजनरी मुख्यमंत्री थे, उनको तो आज मध्य प्रदेश
का जो अदृश्य है वो याद करता है, जो लोग समझदार लोग हैं वो याद करते हैं। पर ऐसे लंबे चलने वाले मुख्यमंत्रियों के लिए कोई विजन के लिए याद नहीं किया जाता। 10 वर्ष दिग्विजय सिंह रहे, दिग्विजय सिंह के लिए कोई मध्य प्रदेश में कोई उन्होंने विजन दिया हो उसके लिए याद नहीं रखा जाता है। शिवराज सिंह इतने सालों रहे, उनके लिए आने वाला इतिहास याद नहीं रखेगा सिवाय इसके कि वो खूब चुनाव जीते। एक आखिरी सवाल मेरा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। सवाल ये है कि किसी भी काम के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री उद्योग लगाने की बात हो या कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं और उनके सबसे ज्यादा विधायक भी उनके पास, सांसद उनके पास, मतलब इतना ज्यादा राजनीतिक वो है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो बुंदेलखंड से खबर आ रही है बीजेपी को लेकर, बड़ा अप्रिय आ रही है कि बीजेपी के नेता एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, चाहे सागर हो, खुरई हो, बीना हो, छतरपुर हो, हर जगह से इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, जो टांग खिंचाई चल रही है। ऐसे माहौल में मोहन यादव का ये इन्वेस्टर मीट करना वहां पर, आपको क्या लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वहां दिखाई दे रही है? क्या सारे नेता इन इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद करेंगे? मेरे पास एक छोटा सा उदाहरण है दीपक जी। जब बीना से सागर रोड बना रही थी आगरा की एक कंपनी, तो तमाम सारे विधायक, पार्षद से लेके विधायक और सांसद तक पैसे मांगने पहुंचते थे। परेशान हो गए थे वो लोग कि, और उन्होंने कसम खाई थी कि मध्य प्रदेश में तुम्हारा काम नहीं लेना है। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट यदि बुंदेलखंड पहुंचते हैं तो क्या राजनेता बड़ी आसानी से इनको सहयोग करेंगे? क्या इनको राजनीतिक संरक्षण मिल पाएगा? ये तो बहुत अच्छा सवाल और बहुत मूल सवाल है। सागर में एक ओवरब्रिज बना 20-25 बरस पहले, मकरोनिया के पास। मकरोनिया का तो अभी हाल ही में बना है। अच्छा, पहले बना है मोती नगर के वहां पर। अब वो एक नेताजी का घर उसमें टूटने वाला था, तो उन्होंने उस ओवरब्रिज की दिशा बदलवा दी। अब वो ओवरब्रिज इस तरह का हो गया है कि जिनको झांसी तरफ जाना है ना वो ठीक से जा सकते हैं, और जिनको खुरई तरफ जाना है ना वो ठीक से जा सकते हैं। सागर में शहर का जो विकास हुआ है, जिस तरह से सागर में एक रिंग रोड जैसी बनना थी, तो अब रिंग रोड, सामान्य सी बात है कि रिंग रोड आबादी के बाहर बनाई जाती है, पर जो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, काफी लंबे समय से विधायक हैं, उनको लगा, और अभी एक उनमें से एक जो मंत्री हैं, पर उनको लगा कि अगर ये रिंग रोड जैसी चीज हमारे घरों के सामने से निकल जाए, हमारी संपत्तियों की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो उन्होंने अपने घर के सामने से निकाल ली। तो उस रिंग रोड में जब आप जाएंगे तो 2 गाड़ियां नहीं निकल सकती, 2 कारें नहीं निकल सकती, अक्सर ट्रैफिक जैम होता है वहां पे। सागर में एक रिंग रोड जैसी कोई चीज नहीं है। जिस आदमी को सागर से दमोह जाना हो उससे पूछे कितनी तकलीफ होती है, जिसको कानपुर जाना हो उससे पूछिए सागर के भीतर से निकलने में कितनी तकलीफ होती है। तो सागर के नेताओं या बुंदेलखंड के नेताओं में यदि इच्छा शक्ति होती तो बहुत पहले से उसका विकास हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर फूट रहे या उनमें एका रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुंदेलखंड का जो भविष्य है, बुंदेलखंड की जो सूरत है वो बदलेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि हमें वोट इन सब चीजों के बावजूद यहां से मिलते रहते हैं, तो फिर उसकी कोई बहुत ज्यादा उनके लिए चिंता भी नहीं रहती। सागर के लिए तो मैं कहता हूं कि एक बड़ा, जिसको कहें कि एक बहुत बड़ा वो है, नमूना है कि जाके देख के आना चाहिए कि नेताओं के आपस के जो उनके छोटे छोटे से इंटरेस्ट हैं उसको लेके कैसे उन्होंने सागर शहर और सागर जिले की बलि चढ़ाई है। मैं एक किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगा इसके पहले कि आप खत्म करें। कैलाश विजयवर्गीय सागर के प्रभारी मंत्री थे लगभग 15 बरस पहले। तो सागर को लेके थोड़ी सी हम सभी लोग चिंतित रहते थे, अक्सर बात करते थे। तो कभी हमने उनसे कहा कि जब आप सागर वो करो तो ये सब चीजें हैं, इनको जरूर आप करें, रोड हैं भीतर की वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है। जब वो सागर से पहली बैठक करके आए और लौट के आके उन्होंने हमें विशेष तौर पर कहा कि सागर में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि जब मैंने कहा कि अगर रोडें चौड़ी करना है तो सबसे पहले ये अतिक्रमण टूटना पड़ेंगे। पर जैसे ही वो अतिक्रमण टूटने की बारी आई तो एक नेता खड़े हुए, दूसरे खड़े हुए, सबके
उन्होंने कहा ये हमारे हैं इसलिए वो नहीं हो सकता। तो उसके बाद में कैलाश विजयवर्गीय जी ने, और ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कई जगहों पे ये कही है सागर के लोगों से कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने कहा तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने फिर सागर के विषय में हाथ डालना ही बंद किया। उस समय वो नगरीय प्रशासन मंत्री थे। तो सागर की जो ये स्थिति है, मुझे लगता है उसके पीछे सागर के नेता जिम्मेदार हैं। और मैं ये कहूँ कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं तो मैं गलत रहूंगा, उसमें दोनों पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। और अब तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं वो सब कांग्रेस के ही नेता हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे लगता है कि इस सरकार के लिए ईश्वर ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदलने के लिए। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट से निकल के असली कामों पे यदि फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी, जिनका जन्म ढाना में हुआ है, जो सागर के पास है, जहां एयर स्ट्रिप बनी हुई है। ये सागर को जीते हैं, बुंदेलखंड को जीते हैं। हमने आज उनसे समझने की कोशिश की, वो इस बात से दुखी हैं कि सागर में जो होना चाहिए उधर फोकस आज तक नहीं किया है। इन्वेस्टर मीट में सिर्फ और सिर्फ उनका जो निचोड़ है, उनका जो सोच है वो यही है कि शिवराज सिंह चौहान खुद को सपने का सौदागर कहते थे, और कल नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने वहां सपने दिखाने की कोशिश की है। सपनों की दुनिया से जब तक बाहर नहीं आएंगे, बुंदेलखंड का विकास नहीं होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।